प्रतापगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव में आरव अपने पत्नी सुरेखा और बेटे सूरज के साथ रहता था। प्रतापगढ़ राज्य बहुत ही प्रसिद्ध था। आरव की ईमानदारी पूरे राज्य में फैली हुई थी। आरव एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। बेटा सूरज, तो कब बड़ा होगा? देखना तेरे पिताजी कितनी मेहनत करके घर का राशन का जुगाड़ करते हैं, और तू भी जल्दी से बड़ा हो जा और अपने पिताजी की सहायता करना। माँ, तुम कैसी बातें करती हो? मैं क्या बांस का पेड़ हूँ जो एक महीने में बड़ा हो जाऊंगा? जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो मैं वैसे वैसे बड़ा हो जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। क्यों सुरेखा, सूरज को क्यों परेशान करती हो? बेचारा अभी वह छोटा है, जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह जरूर सहायता करेगा। तुम उसे ऐसा मत बोलो। अरे उनका जीवन है अभी पढ़ने का, खेलने का, कूदने का। तुम सूरज बेटे को ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। हाँ, मैं अपने बेटे से मजाक कर रही थी। मैं देखना चाहती थी कि आखिर में अपना बेटा सूरज अपने माता पिता से कितना प्यार करता है। कहीं किसी दूसरी लड़की के तो चक्कर में नहीं पड़ गया। माँ, आप बिना क्या बोलती हो? भला आपके गरीब बेटे से कौन प्यार करेगा? ना तो मैं अच्छे महंगे कपड़ा पहनता हूँ, ना ही मेरे पिताजी के पास बंगला है। फिर बताओ कौन मुझसे प्यार करेगा? बताओ कौन करेगा? बताओ ना। अरे बेटा, प्यार के लिए ये सब जरूरी नहीं होता। प्यार तो अंधा होता है, क्योंकि तेरे भाग्य में राजकुमारी जैसी कन्या का विवाह हो। माँ, अगर आप ऐसा बोलोगी तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। बता रहा हूँ माँ, मैं अभी आपसे प्यार करना चाहता हूँ और आप होगी मेरी अभी छोटे में ही शादी कराने में लगी हो। चलो, अब तुम दोनों माँ बेटे का मजाक हो गया हो, तो अब मैं जा रहा हूँ जंगल लकड़ी काटने। और सुरेखा, तुम ऐसे बोलकर अपने बेटे को नाराज मत किया करो। अरे वो बेचारा भी छोटा है। मैं भी जब इतना छोटा था तो मैं दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था, और जब रात होती तो बढ़िया आता और हाथ पैर धुलता और मस्त खाना खाता और सो जाता। मतलब मेरी जिंदगी एकदम राजा महाराजा की तरह जीता था। चलो, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना। आरव इतना कहकर जंगल की तरफ चल देता है और मजेदार गाना गाते हुए बोलता है। अरे जल्दी चल बेटा आरव, वरना लकड़ी को काट लेगा कोई। अगर तू गया खाली हाथ घर पे तो पत्नी करेगी धुलाई। हाँ, अब जल्दी से जंगल आ गया हूँ तो लकड़ी को काट ही लेता हूँ। चल जल्दी आरव, लकड़ी काटना स्टार्ट कर, जल्दी कर जल्दी। आरव इतना बोलकर लकड़ी काटने वाला था कि वहाँ पर माधव आ जाता है। अरे क्या बात है आरव, इतने बड़े जंगल में क्या कर रहे हो? खजाना खोदने आए हो क्या? अरे नहीं माधव भाई, आप भी कैसी बातें करते हो। अब कुल्हाड़ी लेकर आया हूँ तो साफ सी बात है कि लकड़ी ही काटूंगा ना। तो क्या तुम रोज जंगल लकड़ी काटने आते हो? आखिर इतनी लकड़ी का क्या करते हो? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये तो सीधी सी बात है ना। अगर मैं रोज लकड़ी काटता हूँ तो उसे बेचता ही हूँगा ना। वैसे भी मैं इतनी लकड़ी को क्या कर सकता हूँ? जो भी लकड़ी को बेचा और उनसे जो रुपए प्राप्त हुए उसी से मेरा परिवार चलता है। हाँ, सही कहा रो। लकड़ी काटो और जीवन बिताओ। चलो, अब मैं चलता हूँ, मुझे काफी देर हो गई। अगर घर देर से पहुँचा तो मेरी पत्नी मुझे घर के अंदर ही नहीं आने देगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वह अपने घर की ओर चला जाता है और आरव लकड़ी काटने लगता है। हाँ, चलो, एक गट्ठा तो लकड़ी कट गई। अब इसे बाजार में बेच देता हूँ। इतना बोलकर वह लकड़ी बेचने के लिए चला जाता है। अरे रमेश भाई, लकड़ी का क्या भाव चल रहा है? अरे आरो भैया,
लकड़ी का भाव तो 80 रुपए गट्ठा चल रहा है। इस साल बारिश होने के कारण लकड़ी का भाव थोड़ा सा कम है, वरना 200 रुपए होता है यहाँ। अच्छा ठीक है, मैंने तो एक ही गट्ठा काटा है। चलिए आप एक ही गट्ठा ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। आरव लकड़ी बेचकर अपने घर पहुंच जाता है और अपने पत्नी से बोलता है, सुरेखा, आज लकड़ी बेचकर कुछ खास पैसे नहीं मिले, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि बारिश में लकड़ी जल्दी बढ़ जाती है। इस कारण से लकड़ी का भाव 80 रुपए गट्ठा था। अब बताओ क्या कर सकते हैं हम? अजी सुनते हो, कोई बात नहीं, चलिए सो जाते हैं, रात हो गई है। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। अब आरव का बेटा सूरज बड़ा हो गया था। एक दिन आरव की तबीयत खराब हो जाती है। तभी उसकी पत्नी सुरेखा बोलती है, बेटा तेरे पिता की तबीयत खराब हो गई है, आज तू जाकर जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेच देना। हाँ माँ, मैं अभी जाता हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेच दूंगा। इतना कहकर वह जंगल लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। सूरज कड़ी मेहनत से लकड़ी काट रहा था कि तभी वहाँ पर महाराज रुद्र प्रताप सिंह की बेटी दिव्या आ जाती है। दिव्या मन लगाकर सूरज की तरफ देख रही थी। यूं ही सूरज को देखते देखते दिव्या को प्यार हो जाता है। अरे आप इतने घने जंगल में क्या कर रही हैं? कहीं आपको कोई जंगली जानवर आकर हमला न कर दे तो आप घायल हो जाएंगी। मैं तो जंगल में घूमने के लिए निकली थी और चलते चलते यहाँ तक आ गई। अब से आप घूमने के लिए निकलना तो अपने साथ सेनापति लेकर निकलिएगा, वो आपकी रक्षा करेंगे और जंगली जानवर आपके ऊपर हमला भी नहीं कर पाएंगे। दिव्या सूरज की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि सूरज जुम्मेदार लड़का है। तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था। सूरज यह सुनकर थोड़ा शर्मा जाता है और बोलता है, मुझे भी आप बहुत ही अच्छी लगती हैं और मुझे भी आपसे थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया है। माँ बिल्कुल सही कहती थी कि प्यार में कुछ भी नहीं देखा जाता। इस प्रकार से वो दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद दिव्या वहाँ से चली जाती है और सूरज भी लकड़ी लेकर बाजार में बेच देता है और कुछ देर बाद अपने घर की ओर चला जाता है। सूरज बेटा, ओ सूरज बेटा, तूने कितना टाइम लगा दिया घर आने में बेटा? माँ, महाराज रुद्र प्रताप सिंह की जो बेटी है ना, उनसे दरबार होने लगा था जंगल में। कोई बात नहीं बेटा, घर जल्दी आ जाते थोड़ा। बचाओ, मुझे बचाओ, बहुत ही चोट लगी है। रास्ते से एक राक्षस जा रहा था। तभी उसकी नजर साधु बाबा की तरफ पड़ती है। क्या हो गया साधु बाबा, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? साधु बाबा राक्षस को सारी बातें बता देते हैं। राक्षस बिना देर किए अपने गुफा में पहुंचकर साधु बाबा को लेप लगा देते हैं, ताकि जो उनके शरीर में पीड़ा है वो ठीक हो जाए। कुछ दिनों बाद साधु बाबा ठीक हो जाते हैं। अरे बालक, अगर तू समय पर नहीं आता तो मेरी जान निकल जाती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा, ये तो मेरा कर्तव्य बनता है। इसके बदले आप मुझे एक वरदान दो कि मेरा विवाह एक सुंदरी से हो। हाँ, क्यों नहीं, परंतु वरदान के साथ तुम्हारी जिंदगी भी दाव में लग जाएगी। बोलो। जिंदगी दाव में लग जाएगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी से होगा, परंतु तुम्हें श्राप भी देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु भी सिर्फ गुफा के अंदर होगी। मैं तुम्हें वरदान और श्राप दोनों दूंगा, क्योंकि तुमने ऐसा वरदान मांगा है जो इंसान के रूप में आता है। तुम्हें जिस सुंदरी से विवाह करोगे
अगर वह राजी हो जाती है विवाह के लिए तो ठीक है, वरना जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे सब मंजूर है, आप बोलो। इस प्रकार से साधु बाबा बोलकर तपस्या के लिए चले जाते हैं। क्या हुआ महारानी, आप इतना उदास क्यों हैं? आप कौन से दुख में डूबी हुई हैं? मुझे तो इस बात का दुख है कि हमारे घर में अगर पुत्र होता तो ये महल भरा भरा लगता, परंतु 4 से 5 साल हो गए लेकिन हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। महारानी, अब इस विषय पर चर्चा ना की जाए तो बेहतर होगा। भगवान चाहेंगे तो हमें एक ऐसा राजवारिस मिलेगा जो राज्य को सही से चला पाएगा। हाँ महाराज, ये बात तो हमारे कल्पना से परे है। क्या पता वारिस न मिले तो कोई अच्छा सा दामाद मिल जाए। हाँ, लगता तो यही है कि शायद हमें दामाद ही मिले। जब नसीब में पुत्र नहीं है तो भला हमें कैसे पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज, आप इस तरह की बातें न करें तो बेहतर होगा। और अपनी बेटी दिव्या कहाँ गई? महारानी रुक्मणी के इतना कहते ही दिव्या वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ माँ, आप इतना परेशान क्यों हो? बेटा, हम तुझे सुबह से नहीं देखे। वैसे तुम कहाँ चली गई थी? जब तक हम तुम्हें नहीं देखते तो हमें चैन नहीं मिलता। कहीं नहीं गई थी पिताजी, मैं तो राजमहल के बगीचे में टहल रही थी। अरे बेटी, तुमने तो हमें डरा ही दिया। अब आज से कहीं भी जाना तो हमें बताकर ही जाना। पिताजी, आज मेरा घूमने का मन कर रहा था। राजमहल में रहकर थोड़ा परेशान हो गई हूँ। अरे कहाँ जाओगी, बोलो, हम तुम्हें वहाँ ले चलेंगे। पिताजी, मुझे जंगल घूमने जाना है। वो इसलिए क्योंकि जंगल जैसी शांति कहीं नहीं रहती। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ऐसा करो कि आप सेनापति के साथ चले जाना। नहीं पिताजी, मुझे अकेले जाना है। मुझे अकेले ही जाना है। अच्छा ठीक है बेटी, तुम उदास मत हो, चले जाना। ठीक है? ठीक है पिताजी, आप बहुत ही अच्छे हैं। इतना कहकर वो जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में दिव्या जहाँ पर खड़ी थी वहाँ पर राक्षस आ जाता है। आहा, कहाँ जा रही हो सुंदरी? इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? कौन हो आप? और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हम अपने दोस्त से मिलने आए थे। पर तुम्हारा दोस्त तो यहाँ नहीं है। ऐसा करो कि तुम मुझे दोस्त बना लो। आप कितने बुरे हो। मैं एक राजकुमारी हूँ और तुम एक राक्षस हो। हम कैसे दोस्ती कर सकते हैं? क्यों नहीं, दोस्ती में ना इंसान को देखते हैं और ना ही जानवर को। बोलो, क्या कहती हो, करोगी दोस्ती मुझसे? आप बहुत ही गंदे हो, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी। अगर तुम मेरे से दोस्ती नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। दोस्त नहीं तो आखिर पत्नी तो बन सकती हो मेरी। फिर क्या था, राक्षस मंत्र पढ़ना शुरू करता है और दिव्या उसके बस में हो जाती है। राक्षस बिना देर किए ही दिव्या से विवाह कर लेता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जब महाराज रुद्र प्रताप को यह बात पता चलती है कि उनकी बेटी जंगल में खो गई है तो तुरंत सेनापति से बोलते हैं, सेनापति, जाओ और पूरा जंगल छान मारो और पता लगाओ हमारी बेटी कहाँ पर है। महाराज के इतना कहने के बाद सेनापति जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई देती है तो वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। तभी राक्षस राजकुमारी से बोलता है, अच्छा हुआ जो मैंने साधु बाबा से तुम जैसी सुंदर कन्या से विवाह करने का वरदान मांग लिया। सेनापति राक्षस की बात सुनकर चुपचाप महल के अंदर चले जाते हैं और सारी बातें महाराजा से बता देते हैं। क्या
तो ये सब साधु बाबा के वरदान के कारण हो रहा है। जब उन्होंने वरदान दिया है तो श्राप भी दिए होंगे। चलो सेनापति, साधु बाबा के पास चलते हैं। इतना कहकर महाराज और सेनापति साधु बाबा महाराज के पास पहुंच जाते हैं। प्रणाम साधु बाबा। प्रणाम बेटा, बताओ कैसे आना हुआ। साधु बाबा, आपके वरदान के पश्चात मेरी बेटी से राक्षस विवाह कर लिया है। आप इसका समाधान बताओ। मेरी बेटी कैसे राक्षस के कब्जे से छूटेगी? महाराज, मैंने उसे वरदान दिया था, परंतु अभिशाप भी दिए थे। अगर कोई बहादुर व्यक्ति हो तो उसे उस राक्षस को रात में गुफा के अंदर मारने पर उसकी मौत हो जाएगी। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सुबह होते ही महाराज आरव के यहाँ चले जाते हैं। आरव महाराज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या हुआ महाराज, आप गरीब के घर पधारे? आरव, हमारी बेटी को राक्षस पकड़ कर ले गया है। अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए मुझे तुम्हारे बेटे की आवश्यकता पड़ेगी। जी महाराज, मेरा बेटा जो भी सहायता कर सकता है वह करेगा। आप मेरे बेटे की सहायता पूरी तरह से ले सकते हैं। यह बात सुनकर सूरज समझ जाता है। यह वही लड़की थी जो मुझे लकड़ी काटते समय मिली थी। हाँ महाराज, मैं जरूर आपकी सहायता करूँगा। चलिए चलते हैं। इतना बोलकर सूरज और महाराज उसी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। सूरज, ये देखो, ये है राक्षस। उसने मेरी बेटी को अपने वश में कर लिया है। सूरज बिना देर करे ही रात्रि के समय तलवार लेकर राक्षस का वध कर देता है। पिताजी, आप कहाँ छोड़ के चले गए थे मुझे? अरे बेटी, तू ही तो मुझे छोड़कर जंगल चली गई थी और बोल रही थी कि जंगल में बहुत ही सुकून है। पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद से मैं कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। पिताजी, ये लड़का तो वही है जिससे मेरी मुलाकात पहले हो चुकी है और मुझे इससे प्रेम हो गया था। अच्छा बेटी, मुझे तो कोई भी इतराज नहीं है। आप दोनों का विवाह हम बड़े धूमधाम से कराएंगे। इस प्रकार से उन दोनों का विवाह बड़े ही धूमधाम से होता है। सूरज के माता पिता भी महल में रहने लगते हैं।